नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानहानि डिफेमेनेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने अभी हाल ही का मामला राहुल गांधी जी से जुड़ा मामला देखा है। इसे defamation case against Rahul Gandhi. Remember, Rahul Gandhi reportedly has been found guilty in a criminal defamation case. पहले भी राजनीति में कई ऐसे मामले प्रायः होते रहते हैं और हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और इसके अंतर्गत एक राजद्रोह के बारे में भी चर्चा होगी। यहाँ पर जेएनयू का मामला, कन्हैया कुमार जी का मामला, इसके साथ आपने बहुत पहले की बात नहीं है, इससे पहले आपने नितिन गडकरी और केजरीवाल जी का मामला देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या बातें। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मानहानि है वह किसे कहते हैं, वह किस रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, और अगर कोई व्यक्ति मानहानि करता है तो उसका निर्धारण कैसे होगा। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई व्यक्ति अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो वह मानहानि के अंतर्गत आएगी या फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर दो टॉपिक और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, मानहानि और उसके बाद हमारा संविधान क्या कहता है। और इसके साथ साथ जो हमारा जैसे संविधान हो गया एक पक्ष, और दूसरा पक्ष कौन सा है, आईपीसी। तो जैसे दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है और इन दोनों बातों को हमें सटीकता और प्रामाणिकता के साथ समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मानहानि को परिभाषित करने की कोशिश करें तो दोस्तों, आईपीसी की जो धारा 499 है वहाँ पर इसका उल्लेख दिया गया है। तो पहला फैक्ट, जो पहला बिंदु है वो यही है कि डिफेमिनेशन का उल्लेख कहाँ पर है। ये अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाए तो हमें यहाँ पर भी अपनी नज़र रखना है। तो ये कहाँ पर है, 499 में है, धारा 499 में इसका उल्लेख किया गया है। पहला बिंदु हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर जो क्या कहा जा रहा है कि मानहानि, तो वह दो रूप में हो सकती है। तो दो रूप किस प्रकार हो सकते हैं कि जैसे लिखित रूप में कोई झूठा आरोप लगाया गया और मौखिक रूप में झूठा आरोप लगाया गया, तो इनको अलग अलग परिभाषित किया गया है। इस बिंदु को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि लिखित रूप में अगर आरोप लगाया जाता है या उसका अपमान किया जाता है तो उसे अपलेख कहा जाता है। अगर मैं फिर से इसे दोहराने की कोशिश करूं तो फिर से मैं बता रहा हूं कि लिखित रूप में झूठा आरोप लगाया जाता है या अपमान किया जाता है लिखित रूप में, तो उसे अपलेख कहा जाता है। जबकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक तथ्य या भाषण दिया जाता है जिसे सुनकर उस व्यक्ति के मन में, जैसे मैंने कुछ किसी, मान लीजिए एक एग्जांपल इसी दौर ले लेता हूँ, मैं ए हूँ और बी हूँ। तो मैंने ए मतलब ए, और कोई दूसरा व्यक्ति जिसे बी मान रहा हूँ मैं, तो मैंने बी के खिलाफ ऐसा कुछ बोला जिसे सुन करके सी डी ई एफ मतलब जितने भी और पर्सन हैं उनके दिमाग में बी व्यक्ति के प्रति घृणा जागृत हो रही है। तो आशा करता हूँ एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैं फिर से इस लाइन को दोहराता हूँ। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न हो, तो उसे हम अपवचन कहते हैं। तो आशा करता हूँ अपलेख और अपवचन के बारे में आप सब कुछ जान पाए होंगे। अब आगे हमें क्या देखना है, इससे जुड़े जो धाराएं हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इसके विषय में क्या कहता है उस बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर 2 यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करता है जो कि राष्ट्र विरोधी या फिर राज्य विरोधी है, तो उसे हम राजद्रोह के केस में लाते हैं, राजद्रोह के अंतर्गत लाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और जब राजद्रोह का मामला होगा तो उसे सेडिशन कहते हैं, तो उसे हम 124A के अंतर्गत रखते हैं। तो ये मामला हो गया कहाँ का, राजद्रोह का। अगर कोई व्यक्ति समुदाय विषय, मान लीजिए मैं ए समुदाय से बिलोंग करता हूँ और मैंने बी समुदाय के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की, तो मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज होगा या फिर मेरे खिलाफ जो एक्शन होगा, मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसके विषय में आईपीसी की धारा 153 बताती है इसके विषय में कि क्या क्या प्रावधान होंगे मेरे विरुद्ध, जो कि मैंने किसी समुदाय के विरुद्ध ये बात बोली है। तो ये बात हमने समझ लिया। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के विषय में कहा, तो वह मानहानि के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी, इस बात को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया
कि मानहानि का मामला कहाँ पर दर्ज हो रहा है। मानहानि का मामला दर्ज हो रहा है कि आपने किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया, लिखित या मौखिक, उसके विषय में मैंने बता दिया आप लेखा पोचन। और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो आरोप लगाया वो अगर गलत साबित होता है, अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है तो मैंने उसे चोर कहा, तो नॉर्मली अगर वह चोर है तो फिर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बातें सही हैं। लेकिन अगर मैंने किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाया, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया, उसकी भावनाओं को आहत किया या फिर राष्ट्र विरोधी बातें कही, तो फिर मेरे ऊपर एक्शन होगा, मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मैं दोषी हूँगा। ये बात तो आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान भाषा में मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर बहुत से अपवाद दिए गए हैं, 10 अपवाद लगभग यहाँ पर बताया जाता है कि इस केस में आप मानहानि के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, आपने उसे जैसे ठेकेदार है, अगर आपने उसे ठेका दे दिया घर बनाने के लिए, और घर बनाने के लिए वो जो व्यक्ति है वो तो आएगा नहीं। अब वो जो व्यक्ति है उसके मजदूर कहाँ आएंगे, आपके घर आएंगे और आपके यहाँ कार्य करेंगे। बात क्लियर। अगर जो व्यक्ति आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं वे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और आपने उनके विरुद्ध शिकायत उनके मालिक से की, ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं और ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको पैसा पे किया है लेकिन उसके हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो मामला आपने किससे कहा, उसके मालिक से कहा। उसके मालिक से जो बातें आपने कही वो आपके अधिकार में है, यहाँ पर आपके खिलाफ कोई मानहानि का केस नहीं दर्ज होगा। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप मालिक हैं किसी कंपनी के, अपने घर के ही मालिक हैं, तो अगर आप जैसे कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करने आता है और उस व्यक्ति से आप क्या कहते हैं कि यार तुम अच्छे से काम नहीं करते, काफी कामचोर हो, कोई भी काम अगर तुम्हें सौंप दिया जाता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन नहीं करते, तो ये बातें अगर आप कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि आप उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बातें बोल रहे हैं। लेकिन मूल बात क्या है कि यहाँ पर यह मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह जो बातें हैं ये सही हैं, ये पब्लिक फेथ पे हैं, ये रियल बातें हैं, ट्रू बातें हैं, तो यहाँ पर ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आएंगी। और ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल, सर्वेंट है कोई जो है कि सरकारी कर्मचारी है, तो आपने उसके खिलाफ मान लिया कोई बातें बोली, लेकिन जैसे वह बेदाग है तब तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, तब तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मान लीजिए वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है, तो अगर आपने उसके विरुद्ध कहा, उसके ऊपर आरोप लगाया, तब फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो ये मामला हमने देख लिया। अगर मान लीजिए कोई न्यायालय का निर्णय आता है, और मान लीजिए अभी मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तो मान लीजिए न्यायालय का कोई निर्णय आया, तो वहां पर अगर मैंने पक्ष विपक्ष के विषय में चर्चा की, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया, तो ऐसा नहीं है कि मैं न्यायालय का जो निर्णय आया है उसकी अवमानना कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि मेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं वहां पर उसकी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, उस जो जजमेंट आया है उसके विषय में लोगों को बता रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं? पब्लिक फेथ में काम कर रहा हूं। तो ये मामला भी हमने समझ लिया। तो ऐसे ढेर सारे मामले हैं, उनको उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और है भी, आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, कहाँ पर हम बच सकते हैं। जब हमें जानकारी होगी तब हम अपने आप बच सकते हैं। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गलत ही रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, FIR करवा रहा है मानहानि का, तो अगर आपको जानकारी है तो आप अपने आप ही बच सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए मानहानि का मामला दर्ज हो गया। अब जो IPC की धारा 500 है वह बताती है, गौर कीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, कि जो IPC की धारा 500 है, सेक्शन 500, वो क्या बताता है? वह दंड के प्रावधान के बारे में हमें बताता है। तो दंड के प्रावधान के बारे में कौन बता रहा है? 500 बता रहा है। जो 499 है, 499 है, वो सेक्शन 499 वो क्या बता रहा है? वो IPC के विषय में उल्लेख कर रहा है, और दंड के विषय में जो बातें हो रही हैं वो 500 में की जा रही हैं। तो दंड के प्रावधान में 2 वर्ष की सजा हो सकती है, और इसके साथ साथ या फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों बातें इसके साथ जोड़ी जा सकती हैं। तो ये मामला हमने देख लिया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई ऐसा प्रिंट आउट कराता है, मेरे चरित्र को दूषित करने के लिए कोई प्रिंट छपाता है, तो प्रिंट छपा दिया मान लीजिए, और मैं निर्दोष हूँ,
क्योंकि मैं दोषी हूँगा तो फिर मानहानि की कोई केस होने की संभावना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, कोई चोर है, तो उसके भी विषय में तो आर्टिकल छप ही रहे हैं, लोग पढ़ ही रहे हैं। कोई आतंकवादी है तो उसके विषय में बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब कोई व्यक्ति शानदार पर्सनालिटी का है, उसे आप आतंकवादी घोषित करने के लिए आर्टिकल छाप रहे हैं। तो अगर प्रिंट आपने छपाया तो यहाँ पर जो आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा वो 501 के तहत होगा। लेकिन अगर वही प्रिंट जो है आपने छापा है, अगर आपने वही बेचने की कोशिश की, तब आपके खिलाफ जो धारा काम करेगी वो होगी 502। अगर सेल करने की कोशिश की तो 502 काम करेगी, अगर केवल प्रिंट ही छापा है तो 501 काम करेगी। तो अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात आती है कि मानहानि वर्सेस जो डिफेमेनेशन है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पर क्या क्या बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की रियल परिभाषा क्या है, यह किस प्रकार हमारे संविधान में लिखी गई है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कितनी सीमाएं लगाई गई हैं, इसके विषय में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पर इस बात को भली भांति तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम मानहानि वर्सेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में अगर बात करें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है, फंडामेंटल राइट में दी गई है। ये कहाँ पर दी गई है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है, इसके लिए जो आर्टिकल सेपरेट आर्टिकल लिखा गया है वो आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए। यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर आप किसी के चरित्र के खिलाफ ऐसा कोई अभद्र भाषण नहीं दे सकते। तो जो मानहानि का मामला है वो कहाँ पर है, 499 में है, और जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है वो कहाँ पर है, वो फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए में है। तो ये दोनों बातें हमने समझ लिया। तो आप किसी व्यक्ति के चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इस बात की सीमा कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है फंडामेंटल राइट के, जो यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहीं पर यह सीमा लगाई जा रही है। तो ये बात भी हमने समझ लिया। और यहाँ पर दूसरा आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल 21 आता है। तो मानहानि वर्सेस अगर हम आर्टिकल 21 देखने की कोशिश करें तो आर्टिकल 21 कौन सा है, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के विषय में बात करता है। तो आपने किसी व्यक्ति के चरित्र पर गलत आरोप लगाया तो वहां पर उसके ऊपर क्या हो रहा है कि उसकी जो निजी जीवन है, उसका जो निजी जीवन है उसे आप प्रभावित कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला हो गया और ये पूरा घटनाक्रम हो गया। तो ये पूरी बातें मैंने आपको 1 by 1 मानहानि से जुड़ी समझा दी। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक बात और हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो 8 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं वो किस प्रकार लगाई गई हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।